नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार फिर से सत्ता की गलियारों की हलचल और यूपी की खास खबरों को लेकर हाजिर हूं मैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस बार का पावर सेंटर। कोरोना ने यूपी में जबरदस्त तबाही मचाई है। इस तबाही से यूपी की ब्यूरोक्रेसी भी धड़ाम हो चुकी है। मुख्यमंत्री कार्यालय से लेकर सचिवालय तक के अधिकांश अधिकारी, आईएएस, पीसीएस सब कोरोना की चपेट में हैं। सरकारी कामकाज बुरी तरह से प्रभावित है। कई आईएएस अफसर जिंदगी और मौत से जूझ रहे हैं। जिनके एक इशारे पर शासन चलता था, जिलों तक में हड़कंप मच जाता था, आज वो वेंटिलेटर पर जीवन और मौत से जूझ रहे हैं। सबसे पहले बात करेंगे, मुख्यमंत्री के सचिव हैं एसपी गोयल, वो कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। राजस्व परिषद के चेयरमैन दीपक त्रिवेदी, वो भी कोरोना पॉजिटिव हैं और दीपक त्रिवेदी को पीजीआई में बड़ी मुश्किलों के बाद भर्ती कराया जा सका। मुख्यमंत्री के विशेष सचिव अमित सिंह और अपर मुख्य सचिव कृषि देवेश चतुर्वेदी, माध्यमिक की एसीएस आराधना शुक्ला, श्रम विभाग के एसीएस सुरेश चंद्रा, नगर विकास के एसीएस रजनीश दुबे, प्रमुख सचिव आवास दीपक कुमार, प्रमुख सचिव सिंचाई अनिल गर्ग की हालत पिछले दिनों से काफ़ी खराब है और वो पीजीआई में वेंटिलेटर पर हैं। समाज कल्याण के प्रमुख सचिव बीएल मीना, खाद्य रसद की प्रमुख सचिव बीना कुमारी मीना, नियुक्ति विभाग के विशेष सचिव संजय सिंह, अल्पसंख्यक कल्याण के विशेष सचिव शिवाकांत द्विवेदी, विधानसभा के प्रमुख सचिव प्रदीप दुबे और उत्तर प्रदेश के अपर मुख्य सचिव सूचना नवनीत सहगल, डीजीपी एचसी अवस्थी, तमाम सारे बड़े बड़े नाम इन दिनों अपने घरों में आइसोलेट हैं या अस्पताल में हैं। सब कोरोना से पीड़ित हैं और सबको इस बात का भय सता रहा है कि जिस तरह से तबाही और कोरोना से लोगों की जान जा रही है, ईश्वर उनको सुरक्षित रखे। यूपी की ब्यूरोक्रेसी में ऐसा तूफान कभी नहीं आया था और ख़ास तौर से आईएएस अफसर बड़े बड़े, जिनके लिए तमाम व्यवस्थाएं रिजर्व रहती थी, जिनके एक इशारे पर पीजीआई से लेके केजीएमयू और लोहिया तक में डॉक्टर कांपने लगते थे। आज सैकड़ों फ़ोन के बाद भी वो डॉक्टर इन अफसरों को एंटरटेन नहीं कर पा रहे हैं, उनके लिए बेड नहीं उपलब्ध करा पा रहे हैं, उनके लिए ऑक्सीजन नहीं उपलब्ध करा पा रहे हैं और वेंटिलेटर नहीं दे पा रहे हैं। सचिवालय के छोटे अफसरों की तो कोई सुधि लेने वाला नहीं है। डिप्टी सेक्रेटरी, अंडर सेक्रेटरी, ज्वाइंट सेक्रेटरी, विशेष सचिव, पीसीएस से प्रमोटेड आईएएस अफसर, ये सब अपने भाग्य पर जी रहे हैं। ऐसी स्थिति शायद भविष्य में कभी ना आएगी, ना अतीत में किसी ने सोचा होगा। जिंदगी इतनी कठिन हो गई है, अफसरों के लिए जिनके सरकार सारी सुविधाएं देती है, वो सब सुविधाएं बेमानी साबित हो रही हैं। गाड़ी घोड़ा, पैसा, बंगला, कोई उनका पावर, कोई काम नहीं आ रहा है किसी तरह से जीवन बच जाए। उत्तर प्रदेश में कोरोना ने तबाही मचा रखी है, लेकिन सियासत अपनी जगह चल रही है, तेज चल रही है। सियासी नेता एक दूसरे को खूब कोसते भी हैं। हालांकि राजनीति में जो सत्ता में होता है वो विपक्षियों को नकारात्मक राजनीति के लिए हरदम आरोप लगाता है, लेकिन कोरोना एक ऐसा मुद्दा बना है यूपी में जिसने विपक्ष और सत्ता पक्ष दोनों को पॉजिटिव कर दिया है। बात यहाँ पर यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और विपक्ष के नेता अखिलेश यादव की हो रही है। दोनों विपरीत ध्रुव हैं, दोनों की राजनीति के तरीके अलग हैं, लेकिन कोरोना संक्रमण से दोनों पॉजिटिव हो गए हैं। हजारों लाखों लोग कोरोना के शिकार हो रहे हैं। यूपी में 8 महीने बाद चुनाव संभावित हैं और ऐसे में दो बड़ी पार्टियों के दो बड़े नेता कोरोना से प्रभावित हैं। दोनों एक दूसरे पर जमकर हमले करते हैं। राजनीति का कोई भी मौका वो चूकते नहीं एक दूसरे को नीचा दिखाने में, लेकिन आज कोरोना के मौके पर दोनों के लिए लोग दुआ कर रहे हैं। अखिलेश यादव पूर्व मुख्यमंत्री हैं,
वो कोरोना पॉजिटिव हैं। योगी आदित्यनाथ वर्तमान मुख्यमंत्री हैं, वो कोरोना पॉजिटिव हैं। इसके अलावा यूपी के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही कोरोना पॉजिटिव हैं। यूपी के नगर विकास मंत्री आशुतोष टंडन और गन्ना मंत्री सुरेश राणा भी कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। मुख्यमंत्री के ओएसडी अभिषेक कौशिक भी कोरोना पॉजिटिव हैं। कई सारे विधायक और सांसदों को भी कोरोना हो चुका है। सियासत की लड़ाई भी चल रही है और दवाई भी चल रही है, क्योंकि पंचायत चुनाव चल रहा है उत्तर प्रदेश में। 8 महीने बाद विधानसभा का चुनाव होना है, तो बिस्तर पर ही लेटकर सही, घर की 4 दीवारी के भीतर से ही सही, लेकिन सियासी हमले जारी रहेंगे। हालांकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कोरोना की पहली डोज लगवा ली थी, उसके बावजूद वो संक्रमित हो गए, जबकि सपा मुखिया अखिलेश यादव अभी तक टीकाकरण नहीं कराए हैं और उनके एक बयान में भी काफ़ी विवाद हुआ था। बीजेपी के एक और ताकतवर नेता हैं सुनील बंसल, वो भी इस समय कोरोना से पीड़ित हैं। तो सियासत को भी कोरोना ने छोड़ा नहीं। उसने ये नहीं देखा कि कौन मुख्यमंत्री है और कौन मंत्री है और कौन संतरी है, कि ये रोग ऐसा और इतना घातक है कि वो किसी से डरता नहीं है, बड़े और छोटे का कोई भेद नहीं करता है। इसलिए सियासत के बजाय जितना हो सके अपने आप को बचाइए। जिंदा रहेंगे तो फिर चुनाव लड़ेंगे, जिंदा रहेंगे तो फिर विकास देखेंगे, जिंदा रहेंगे तो दूसरों को कोसेंगे और उनकी कमियां निकालेंगे। कोरोना से यूपी में अफसरों की सहमत तो आई ही हुई है, लेकिन यूपी का नगर विकास विभाग एक ऐसा विभाग है जहां पर कुछ अफसरों की विशेष कारण से सहमत आई है। समस्या यह है कि एक अनार 100 बीमार वाली कहावत यूपी के नगर विकास विभाग में चरितार्थ हो रही है। जब से रजनीश दुबे वहां एसीएस बनकर गए हैं, उन्होंने विभाग के छोटे बड़े सभी पेड़ों के पत्तों को काट दिया है। अब नगर निगम, सूडा, जल निगम, अमृत योजना जितना भी हो, वो रजनीश दुबे की निगाह से बच नहीं पा रहा है। अभी तक तो वो विभाग के इंजीनियरों को ही भ्रष्ट और बेईमान और मीटिंगों में डांटते थे। अब हालात ये है कि विभाग के कई आईएएस और पीसीएस अफसर भी दुबे से परेशान हैं, नगर आयुक्त भी परेशान हैं, और ये सब नियुक्ति विभाग में अर्जी लगा रहे हैं खुद को हटाने की, कि भाई हमको रजनीश दुबे से मुक्ति दिलाइए। अब वाकया आपको सुनाते हैं कि जो अमृत योजना है, जिसके मिशन निदेशक अनुराग यादव थे, मनोज कुमार सिंह जब नगर विकास के एसीएस थे तो उन्होंने चार्ज दिया था, वो अब रजनीश दुबे ने अनुराग यादव से चार्ज वापस ले लिया है। जल निगम के एमडी हैं अनिल कुमार, और वो नगर विकास के सचिव भी हैं। वो भी रजनीश दुबे की कार्यशैली से आजिज हैं और दबी जुबान वो भी पंचम तल और नियुक्ति विभाग में इन विभागों से हटने की गुजारिश कर चुके हैं। अवनीश शर्मा का प्रकरण आपको पता होगा, वो विशेष सचिव नगर विकास थे और भरी मीटिंग में उनको जब डांटा गया तो 1.5 महीना पहले करीब वो छुट्टी चले गए। उसके बाद उन्होंने मेडिकल लगा दिया और उन्होंने साफ कहा भी कि अब वो इस विभाग में दोबारा लौटकर नहीं आएंगे। शाहजहांपुर के नगर आयुक्त हैं संतोष शर्मा, वो भी अपने एसीएस से पीड़ित हैं। तो ऐसा क्या कारण है कि एक रजनीश दुबे के आते ही पूरे विभाग में त्राई त्राई मच गई है? बताया ये जाता है कि निरंकुश कार्यशैली के चलते रजनीश दुबे मनमाना फरमान जारी करते हैं। जहाँ जहाँ पर मलाई है वहाँ वहाँ रजनीश दुबे की पहुँच है। जो बेईमान है वो तो चलो है ही है, जो ईमानदार है उसको भी सताओ। ये एक नई परिपाटी बन गई है कि इस सरकार में जो शीर्ष पर बैठा अधिकारी है वो सो तो करता है खुद के ईमानदार होने की, लेकिन वो नीचे के सब लोगों को भ्रष्ट बताता है, और वो खुद कितना आकंठ डूबा है इसको देखने वाला और जांचने वाला कोई नहीं है। तो रजनीश दुबे का इतिहास रहा है कि वो कोई दूध के धुले अफसर नहीं हैं। वो मंडी से लेके एलडीए से लेके और पीडब्ल्यूडी में कई जगहों पर रहे हैं, जहां उनके कारनामे पूरा उत्तर प्रदेश जानता है और ब्यूरोक्रेसी में भी इसकी चर्चा है।
बीजेपी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी अपने आप को कहती है। बीजेपी की उत्तर प्रदेश और देश में सरकार भी है, सबसे ज़्यादा कार्यकर्ता भी उनके पास हैं। वो अपने कार्यकर्ताओं को देवतुल्य कहती है, लेकिन इस कोरोना काल में उसके ये देवतुल्य कार्यकर्ता देवलोक पहुंच रहे हैं और वो चिल्ला कर मर जा रहे हैं। बड़े बड़े पदाधिकारी, उन्हें ना तो बेड मिल पा रहा है, ना इलाज मिल पा रहा है। इन सब अभावों में बीजेपी के देवतुल्य नेता और कार्यकर्ता छटपटा रहे हैं और वो विद्रोह पर उतर आए हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें तो मोहनलालगंज के सांसद कौशल किशोर की, जिन्होंने यह साफ कहा है कि यूपी में चुनाव कराना जरूरी नहीं है, पहले लोगों की जान बचाना जरूरी है। लाशों के ढेर लगे हैं, जिंदा रहेंगे तब विकास देखेंगे। लेकिन बीजेपी पंचायत चुनाव टालने की मूड में नहीं है। दूसरा महत्वपूर्ण बात ये सामने आई कि अवध क्षेत्र के महामंत्री हैं विजय प्रताप सिंह, जिन्होंने सोशल मीडिया पर खुलेआम ये लिखा कि लखनऊ के डीएम अभिषेक प्रकाश और सीएमओ को गिरफ्तार कर लेना चाहिए। सोशल मीडिया पर उन्होंने मांग की, उन्होंने पार्टी लाइन की धज्जियां उड़ा दी। लखनऊ में कोरोना से लोगों की जान जा रही है, उनको इलाज न मिलने से संगठन के कार्यकर्ता सरकारी तंत्र से बेहद नाराज हैं। वो दुखी हैं, अपने लोगों की जान नहीं बचा पा रहे हैं। हरदोई में डॉक्टर अनुराग शुक्ला, जो भारतीय जनता पार्टी के चिकित्सा प्रकोष्ठ के जिला संयोजक थे, उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। वो कोरोना से पॉजिटिव हैं और उनकी पत्नी सरकारी सेवा में है। उनकी पत्नी की चुनाव में ड्यूटी लगा दी गई, लाख कोशिशों के बाद भी उनकी ड्यूटी नहीं कटी। डॉक्टर साहब खुद आइसोलेशन में हैं, पत्नी चुनाव ड्यूटी में है, उनके बच्चों को दूसरा कोई पाल रहा है। तो जो बीजेपी अपने कार्यकर्ताओं को देवताओं के समान बताती थी, ना तो उनके लिए कोई रियायत उपलब्ध करा पाई, ना उनके परिजनों को ऑक्सीजन, बेड, अस्पताल कुछ नहीं दिला पा रही है। तो ये देवतुल्य सिर्फ बातों के हैं, सिर्फ कहानियों के हैं, किस्से सुनाने के लिए हैं। जब करने की बारी आती है तो उच्च कोर्ट के आदर्श समझा दिए जाते हैं। वैसे स्वास्थ्य विभाग का जो संगठन है, जो व्यवस्था है, वो लखनऊ में तो पूरी तरह से चरमरा गई है। ऐसे में कार्यकर्ताओं का नाराज होना स्वाभाविक है और उनके जीवन का ये जो घाव उनको मिल रहा है, शायद ये कभी भविष्य में भर पाएगा, क्योंकि अपनों के खोने का दर्द वही जानता है जिसके अपने बिछड़ते हैं। कोरोना महामारी की सबसे ज़्यादा तबाही लखनऊ में है, लेकिन उसके बाद अगर देखा जाए तो यूपी के बनारस में सबसे ज़्यादा मरीज कोरोना से प्रभावित हैं और मौत भी हो रही है। बनारस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र है। जब हालात बेकाबू होने लगे तो प्रधानमंत्री ने अपने सबसे भरोसेमंद अफसर और वर्तमान में एमएलसी अरविंद कुमार शर्मा को अब बनारस का इंचार्ज बनाकर वहां पर कैंप करने के लिए भेजा है। ये खबर बड़ी सामान्य सी हो सकती थी, लेकिन चूंकि अरविंद कुमार शर्मा अब बनारस में कोविड कंट्रोल की कमान अपने हाथ में संभाल रहे हैं, इसलिए ये महत्वपूर्ण हो जाती है। शर्मा जनवरी से उत्तर प्रदेश में सक्रिय हैं। आईएएस की नौकरी छोड़कर आए थे प्रधानमंत्री मोदी के निर्देश पर। उनको यूपी में एमएलसी तो बना दिया गया है, लेकिन उसके बाद से जिस तरह से उनको उपेक्षित किया जा रहा था और ये माना जा रहा था कि सियासत में आके शर्मा खत्म हो गए हैं, प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र की उनकी जिम्मेदारी मिलना इस बात का संदेश है, स्पष्ट है कि वो लंबी रेस में अभी आगे जाएंगे। उन्होंने अफसरों को चेताया भी है कि वो जितनी तेज संक्रमण है उससे तेज उनको काम करना होगा। यूपी की सियासत में उपेक्षित चल रहे अरविंद कुमार शर्मा का ग्राफ अचानक से ऊपर आया है। अफसरों को वो सीधे निर्देश दे रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को वो सीधे रिपोर्ट करते हैं। यूपी की सियासत में जो लोग उन्हें खत्म हुआ चुका हुआ मानते थे, वो फिर से सत्ते में आ गए हैं। शर्मा कोई मामूली आदमी नहीं है। देश की राजनीति में उनका पर्दे के पीछे से बड़ा इंपॉर्टेंट रोल रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए वो साये की तरह काम करते रहे हैं। दुनिया के बड़े बड़े राष्ट्राध्यक्षों से उनकी मुलाकात है और प्रधानमंत्री का भरोसा उनके प्रति रहा है।
आज फिर ये साबित हुआ है कि अरविंद शर्मा लंबी रेस के घोड़े हैं और उनका कनेक्शन सीधे ऊपर तक है। वो यूपी में खाली अपनी नौकरी छोड़कर एक एमएलसी पद हासिल करने के लिए नहीं आए थे, लेकिन आज इस कोरोना काल में अपनी उम्र और अपने स्वास्थ्य का लिहाज न करते हुए भी जो आदमी 24 घंटे काम करने के लिए तैयार हो वो ऊर्जा से लबरेज होगा। और पीएम की उम्मीदों पर वो जब खरे उतरते हैं सीधे, तो स्वाभाविक है शर्मा पर ये खबर बनती है। माना जा रहा था कि वो मंत्री बनेंगे और बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेदारी निभाएंगे, लेकिन बीजेपी का एक तबका उनकी इस सक्रियता से या उनको लेकर इस तरह की चर्चा से बेहद नाराज हो गया और लगातार उनकी उपेक्षा की जाने लगी शासन और सत्ता के गलियारों में। जिलों में भी अफसरों को निर्देश थे कि शर्मा को ज़्यादा भाव ना दिया जाए, लेकिन आज शर्मा प्रधानमंत्री के क्षेत्र बनारस में कोरोना के कंट्रोल के लिए शीर्ष व्यक्ति हैं और सारे अधिकारियों को उनके निर्देश मानने पड़ रहे हैं। बात यहाँ अहंकार की या अपने आप को ऊपर दिखाने की नहीं है, लोगों की जान बचाने की है। लेकिन इसमें एक सियासी मैसेज छुपा है कि यूपी के नेता संभल जाएं और सोच लें। जो ये समझ रहे हैं कि शर्मा कुछ नहीं कर पाएंगे, वो शर्मा प्रधानमंत्री का भरोसा आज भी हासिल किए हुए हैं। वो उनके लिए आंख नाक कान की तरह अब भी काम करते हैं। तो इस सक्रियता के कई मायने हैं, सियासी संदेश हैं और समझदारों के लिए कहा गया कि इशारा काफ़ी है। हालांकि इसे बुद्धिमानी कहा जाएगा और उनका सब्र ही कि शर्मा पिछले 3 महीने से चुपचाप हैं, उन्होंने कुछ बोला नहीं है और अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे हैं। बहरहाल यूपी में सियासत कब करवट लेगी, लोग इसका इंतज़ार कर रहे हैं। 2 मई को जब पंचायत चुनाव संपन्न हो जाएंगे, बंगाल का रिजल्ट आ जाएगा, उसके बाद से उम्मीदें की जा रही कि फिर कुछ राजनीतिक सक्रियता बढ़ेगी और तस्वीर बदलेगी। लखनऊ में कोरोना से लोग मर रहे हैं, अस्पतालों में बेड फुल हो गए हैं, कहीं जगह नहीं मिलती, एम्बुलेंस नहीं मिल पा रही है, जिनकी जांच हो गई उनकी रिपोर्ट नहीं मिल पा रही। लेकिन आपने कोरोना की पहली लहर में देश में एक नाम बहुत सुना होगा, सोनू सूद का। आज उत्तर प्रदेश में हम आपको एक ऐसे ही सोनू सूद से रूबरू कराएंगे जो लोगों के लिए ईश्वर की तरह दूसरा रूप बनकर काम कर रहा है। बात यूपी के कानून मंत्री ब्रजेश पाठक की हो रही है। ब्रजेश पाठक यूपी के नए सोनू सूद हैं और रात दिन लखनऊ के लोगों के लिए जिस तरह से ब्रजेश पाठक ने जांच कराने से लेकर अस्पताल में बेड दिलाने से लेकर उनके अंतिम संस्कार क्रियाक्रम, सैनिटाइजेशन, हर चीज़ को आगे बढ़कर लिया है हाथ में, वो अपने आप में एक उदाहरण है राजनीतिक व्यक्तियों के लिए। कोरोना संक्रमण से अधिकतर राजनेता जहां अपने अपने घरों में छुपकर बैठ गए हैं, वहीं ब्रजेश पाठक अपने घर पर कम्युनिटी किचन चलाते हैं। 7 लाख से ज़्यादा पैकेट वो बंटवा चुके हैं खाने के। कच्चा राशन कई टन वो बंटवा चुके हैं। लेकिन इस दूसरी लहर में वो सोनू सूद कैसे बने, ये मामला योगेश प्रवीण जो लखनऊ के इतिहासकार हैं, उनकी मौत ने उन्हें झकझोर दिया। योगेश प्रवीण को समय से एम्बुलेंस नहीं मिली, मंत्री ने बड़ी कोशिशें की लेकिन वो कामयाब नहीं हुए और उनकी डेथ हो गई। जिसके बाद ब्रजेश पाठक ने अफसरों की अक्षमता का जो ठीकरा था वो फोड़ा और एक पत्र के माध्यम से फोड़ा, जिसमें उन्होंने साफ कहा कि लखनऊ में लोग मर रहे हैं, सड़कों पर मर रहे हैं। मेरे घर पर 1000-500 आदमी रोज बेड के लिए आता है। मैं दिन भर फ़ोन लगाता हूं अफसरों को, लेकिन ना बेड दिला पा रहा हूं, ना समय से एम्बुलेंस पहुंच पा रही है, ना दवाएं मिल पा रही हैं, ना लोगों का अंतिम संस्कार हो पा रहा है। जांच के नाम पर 5-5, 6-6, 7-7 दिन लोगों को इंतजार करना पड़ रहा है, कोरोना की जांच नहीं हो पा रही। मंत्री का यह दर्द सोशल मीडिया में तूफान मच गया और उस सरकार की भी बड़ी किरकिरी हुई। लेकिन हिम्मत की दाद देनी होगी कि जिस व्यक्ति ने
मात्र 4 साल पहले भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की हो, 2 बार का सांसद रहा हो, लखनऊ मध्य से वो विधायक हैं, उस व्यक्ति ने अपनी सीनियरिटी और जूनियरिटी की परवाह न करते हुए अपनी जनता के लिए खुद के जीवन को तो खतरे में डाला ही, अपने पद को भी। उन्होंने खुलेआम सरकार से मांग की कि उनकी विधायक निधि का सारा पैसा जगह जगह कोरोना जांच केंद्र खोलकर, लोगों को सैनिटाइजर देकर, शादी घर, कल्याण मंडप, होटलों को अस्थायी अस्पताल बनाकर खर्च कर दिया जाए। वो हर तरह से तैयार हैं। वो लोगों के खाने पीने की व्यवस्था भी कर रहे हैं, बेड भी दिलवाने के लिए लगे हैं और अपने पास से और लोगों से चंदा करके भी वो हर हाल में अपने लोगों की जान बचाएंगे। सियासत में ऐसे लोग कम देखे गए हैं जो दूसरों के लिए इतना दर्द लेते हों और जो सियासत को कमाई का साधन मानते हों अधिकतर लोग। ऐसे में एक व्यक्ति अपने सरकारी पैसे के साथ साथ आम जनमानस के सहयोग से भी लोगों के इलाज में, ऑक्सीजन की व्यवस्था में, अस्पताल के इंतजाम में, बेड दिलाने में रात दिन लगा हो। एक आदर्श जनप्रतिनिधि के क्या कार्य हो सकते हैं, क्या आचरण हो सकता है, वो ऐसे ही वक्त में देखने को मिलता है। ब्रजेश पाठक लखनऊ की छात्र राजनीति से निकले हैं। वो खाली एक मध्य विधानसभा तक सीमित नहीं हैं, पूरे लखनऊ में उनके परिचित लोग हैं। छात्र राजनेता के तौर पर जो एग्रेशन होना चाहिए, लोगों के लिए जो दर्द होना चाहिए, कोई सामने अगर तड़प कर मर रहा है तो जो हो जाए उसको अस्पताल तक पहुंचाना, उसका जीवन बचाने का जो उद्देश्य होना चाहिए, एक मंत्री के तौर पर वो अपनी भूमिका को निभा रहे हैं। काश ऐसे विधायक, ऐसे मंत्री सभी को मिलते। हम ईश्वर से कामना करेंगे कि उनके हौसले को वो ऐसे ही बनाए रखे। पद महत्वपूर्ण नहीं है, सत्ता महत्वपूर्ण नहीं है, वो आती जाती रहेगी, लेकिन लोगों का जीवन महत्वपूर्ण है। उनके लिए हरदम 24 घंटे अपने घर के दरवाजे खोले रखने वाले ऐसे मंत्री को बारंबार सम्मान मिलना चाहिए। हम ईश्वर से कामना करेंगे कि वो स्वस्थ रहें और लोगों की तन, मन और धन से रात दिन ऐसे ही सेवा करते रहें। बहरहाल इस बार के पावर सेंटर में इतना ही। अगले सप्ताह आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।